हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स को आगे बढ़ाएंगे हम। डे 68 68वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और जैसे कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 रहने वाला है ज्योग्राफी का, ठीक है। और आज के दिन हम कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक, ठीक है। तो हमने अभी तक जो 3 पार्ट करे हैं उनमें से 2 पार्ट में हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। कल के पार्ट में हमने जो देखा, जो पिछला पार्ट था ज्योग्राफी पार्ट 3, उसमें हमने देखा था ओशियनोग्राफी के बारे में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी को भी हम एक ही पार्ट में रखेंगे और इसके बाद आपके कुछ 4-5 पार्ट हो सकते हैं जो हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में इतना इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट्स एटलीस्ट समझ में आ रहे हैं, आपको ये पता लग रहा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 4 पार्ट में इसको रखना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। और इसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बातों को फैलाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग इस कोर्स पे नए हैं, जो इस वीडियो को देखने नए आए हुए हैं, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कोर्स में जाके आप हमारी वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप कोर्स अटेम्प्ट कीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए। सुबह 9 बजे क्विज होता है और रात के 8 बजे यहाँ पर ये वीडियो का डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस। देखते हैं आज के दिन के 5 क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर की लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर व्हाइल मूविंग अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। कि जब हम किसी भी लेयर ऑफ एटमोस्फेयर में, आपको पता है कि अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर हैं, जैसे जहां पर भी जो नाम दिया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, और भी कुछ है, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ऐसे करके। तो इनमें से जब हम ऊपर की तरफ को मूव करेंगे, यानी कि हम सरफेस से ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो ऊपर को बढ़ते टाइम किस लेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके ट्रोपोस्फेयर ओनली, ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, या फिर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊपर को बढ़ते टाइम टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपको अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर पता है, उसका एक जो टेम्परेचर का डायग्राम होता है वो आपको पता है तो, ठीक है। देखिए, इसका सही जवाब जो है दैट इज बी, ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर में जब हम ऊपर को बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर में जब हम ऊपर को मूव करते हैं व्हाइल मूविंग अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे नीचे की जो लेयर है दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसमें जब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ को, देखिए ये एल्टीट्यूड दिया गया है इन किलोमीटर, यानी कि 0 से जब हम 10 किलोमीटर की हाइट पे आते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो यहाँ पर सरफेस पे अराउंड 18 से 20 डिग्री के आसपास है, वो हम जब 10 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते हैं तो टेम्परेचर लगभग -55 टू -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है कि कौन सी गैस है, ओजोन गैस ज्यादा है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक लगभग पहुंच जाता है। फिर से आप कह सकते हैं कि 0 के आसपास, ठीक है, अराउंड 0 के आसपास। और उसके बाद जब मीजोस्फेयर है तो मीजोस्फेयर में फिर से जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और यहाँ पर इस बार ज्यादा कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री के आसपास था ट्रोपोपॉज पे, लेकिन जब हम मीजोपॉज पे पहुंचते हैं, यानी कि जहां पर हमारा जो मीजोस्फेयर है वो कंप्लीट होता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर लगभग कितना आ चुका है, -85 टू -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और एल्टीट्यूड है आपका 80 डिग्री के आसपास। उसके बाद जब हम ऊपर की लेयर में और बढ़ते हैं, थर्मोस्फेयर पे, एक्सोस्फेयर में, तो वहां पर टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किस लेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बेहद आसान है ये, थोड़ा सा आपको अगर इस बात की नॉलेज है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर्स विच कॉजेज द वेरिएशन इन इंसोलेशन आर। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन का मतलब होता है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको बोला जाता है इन शॉर्ट इंसोलेशन। तो इसका जो वेरिएशन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके वेरिएशंस को करते हैं, कॉज ऑफ वेरिएशंस है, क्या क्या है? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, जो सूरज की किरणें हैं जो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो। दूसरा है द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ का एक्सिस है उसके अराउंड जो खुद रोटेट करती है वो। और तीसरा है जो अर्थ है वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि जो सन का चक्कर काटती है वो।
और तीसरा है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जवाब आपको बताना है इसका क्या सही होगा। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूंगा, ठीक है, काफी कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है। एक एक स्टेटमेंट जो दिया गया है, एक एक ऑप्शन जो दिया गया है, वो अपने आप में काफी कुछ उसमें देखने को समझने को है। ठीक है, अभी देखते हैं उसके बारे में हम। देखिए सही जवाब जो इसका है दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और मैं कहूंगा कि सिर्फ ये तीन ही जो है, ये तीन ही कॉज नहीं है, इसके और भी कॉज है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज है ये। देखिए, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ इंसुलेशन आर। पहला है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। ठीक है, इसको मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, देखिए जनरल कंसेप्ट में समझिएगा पहले इसको, सिर्फ हम केवल इसका इफेक्ट देख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारी ऐसे एक्सिस है, ठीक, दिस इज योर इक्वेटर। यहां की तरफ से अगर हमारी सनरेज आ रही है, ठीक है, तो सनरेज आपको पता है कि जो ये वाला एरिया होगा, यहां पर सनरेज कैसी पड़ेंगी, बिल्कुल स्लांट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेंगी। ठीक है, और अगर हम पोल्स की बात करेंगे तो जो एंगल है वो ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर जो आपकी रेज होंगी वो काफी ज्यादा स्लांट होंगी। ठीक है, तो जिस एरिया में स्लांट रेज पड़ेंगी उस एरिया में आपको पता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कम होगी पोल्स पे, और जो इक्वेटर है या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगी। पोल्स में, इक्वेटर में सबसे ज्यादा होगी, पोल्स में थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज है वो। ठीक है, दूसरा है द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो ऐसे स्ट्रेट उसकी एक्सिस नहीं है, वो टिल्ट है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये भी मैं आपको यहां पर समझाता हूं। इस तरीके से है अर्थ, ठीक है, और यहां पर आपका सन है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जब आपका अर्थ इस तरफ को है तो आपका जो इस रोटेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होगा, अगर जब आपका इस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहां को टिल्ट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि यहां पर इस टाइम पर समर होगा, राइट, और समर होगा तो यहां पर जो सोलर इंटेंसिटी है, जो ये इंसुलेशन है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। और यहां पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर इस टाइम पर क्या होगा, विंटर होगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ से अपोजिट है, मतलब सन से दूर है। ठीक है, और नॉर्दर्न जो है वो सन की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इफेक्ट है दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक, ऑन इट्स ओन एक्सिस, क्योंकि रोटेशन की वजह से ही ये जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आपका है समर और विंटर जो है चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं द लेंथ ऑफ डे। अब लेंथ ऑफ डे का क्या फर्क है, आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ डे है, जिस बेसिकली जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो घूम रही है, सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ घूम रही है, तो उससे जो लेंथ ऑफ डे है, आपको पता है कि जब समर होता है, जैसे कंसेप्ट बेसिकली यही है, ठीक है, कि जब आपका समर होता है, जिस रीजन में आपका समर होता है वहां पर आपको पता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट है वो कम होती है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, समर और विंटर कैसे चेंज होते हैं, समर और विंटर जो है वो चेंज होते हैं ड्यू टू योर सीजनल वेरिएशन। ठीक है, वो सीजनल वेरिएशन की वजह से चेंज होते हैं, और सीजनल वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ अराउंड द सन। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमको एक चीज पता है कि जो हमारी सोलर रेडिएशन आती है, ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है सोलर इंसोलेशन का, किसका, इंसोलेशन का, ठीक है, वो कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, हाई होता है तो उनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, चलिए मैं इसको वेवलेंथ ही लिख देता हूं, हो सकता है आप लोगों को सिंबल ना पता हो। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इसका लो होता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो वेवलेंथ लो होता है। ये कौन सा लॉ है, इस लॉ का अगर आप नाम याद रखना चाहें तो नाम याद रख सकते हैं, वीन्स लॉ होता है ये एक। ठीक है, वीन्स लॉ, ये इसको आप की बुक में आई थिंक ये शायद प्लैंक्स लॉ के नाम से दिया है, तो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको प्लैंक लॉ के नाम से भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो वीन्स लॉ है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये लॉ हैं, वीन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, जितने भी हैं ये सारे के सारे वैसे प्लैंक्स लॉ से ही निकले हैं। प्लैंक्स लॉ इसका बेसिक लॉ है, तो आप प्लैंक लॉ का नाम भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिए कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आपकी वेवलेंथ कम होगी। अब जो सोलर इंसुलेशन आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो इंसुलेशन आ रही है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो उनका वेवलेंथ कम होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है टू द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि उसमें शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो तो उसके अंदर आ जाती है। अब जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये आपके एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो यहां से जो ये सोलर इंसुलेशन आएगी वो यहां अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है। अब जब यहां से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर निकलती है, हमें यह भी पता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ है वो गर्म होने के बाद खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है,
और वहां से क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर निकलती है। अब उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का क्या होगा कि टेम्परेचर एज कंपेयर टू योर इंसोलेशन जो है, यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके कंपैरिजन में ये टेम्परेचर जो है यहां से जो रेज निकल रही है वो कम होगा, यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारी हायर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ के लिए कैसा है, ओपेक है, वो उसको वहां से पास नहीं होने देता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहां से जो अर्थ में जो आपकी हीट निकलती है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, इसको आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस। अगर आपको ग्रीन हाउस का कंसेप्ट पता है तो ये सिमिलरली वही चीज है। ठीक है, तो समझ गए, ये चीज आप यहां पर समझ गए। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट जो है लिखा गया है लैंड कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, ये प्लेन लैंड है। ठीक है, यहां पर अगर सनलाइट पड़ रही है ऐसे, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक बड़ा सर्किल बनेगा। ठीक है, अगर उसी के कंपैरिजन में आप बात करें कि सनलाइट अगर ऐसे पड़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट सेम है दोनों केस में, तो यहां पर जो सर्किल बनेगा वो एक छोटा सर्किल बनेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, एक प्लेन कार्डबोर्ड का पेपर लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, उसको आप पहले ऐसे स्ट्रेट जलाइए ऊपर से। ठीक है, आप नीचे देखेंगे कि एक सर्किल बनेगा जो बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरे केस में आप क्या कीजिए कि इस टॉर्च को आप थोड़ा सा स्लांट कर दीजिए। आपको ना इसको ऊपर करना है ना नीचे करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये जो सीधा था इसको थोड़ा सा स्लांट कर देना है। अब आप देखेंगे जो सर्कल बना है वो एक ओवल शेप का टाइप हो जाएगा और थोड़ा सा जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो चीज हो रही है, यानी कि जो एंगल ऐसे करके चेंज हो रहा है ये आपका इफेक्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एस्पेक्ट का। इसको अगर आप जनरल टर्म्स में समझे, ये तो बेसिकली आपका मैंने आपको पेपर के रूप में बताया। अगर आप इसको नेचुरल मतलब रियल लाइफ में देखेंगे तो ये बेसिकली किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये रियल लाइफ में इस तरीके से होता है कि सपोज करिए आपकी कोई हिली एरिया है। ठीक है, जैसे ये लैंड है प्लेन, ये हिली एरिया है। ठीक है, और यहां से आपकी सनलाइट आ रही है, तो इस एरिया में आप देखेंगे कि सनलाइट आपकी ज्यादा परपेंडिकुलर पड़ रही है। आप ये चीज का एक कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा कि किसी भी जगह पर जब अगर आपकी जो सनलाइट है वो जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन की वो ज्यादा होगी। अब यही चीज अगर मान लीजिए ऐसे लैंड पर पड़ रही है, मान लीजिए ये जो लैंड है ये आपकी बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ना होते हुए थोड़ा सा ऐसे स्लांट हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब सोलर रेडिएशन आपकी जो यहां पर पड़ेगी वो ज्यादा लंबे एरिया में पड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि ये और इसके बीच का जो एंगल है अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा। ये मान लीजिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, समझ पाए, ये ऐसा हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो इस जगह पे कम पड़ेगी। तो दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ योर एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये 5 जो मैंने आपको केस बताए हैं कि किस किस की वजह से आपका जो इंसोलेशन है वो उस पे वेरिएशन पे फर्क पड़ता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। ये है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, फिर से मैं कहूंगा बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइएगा आप लोग। द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस एक फोर्स होता है आपको पता होगा, इज टू डिफ्लेक्ट द विंड टूवर्ड्स द डैश डायरेक्शन इन द डैश हेमिस्फीयर, यानी कि किस हेमिस्फीयर में ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को किस तरफ को डेविएट करता है या डिफ्लेक्ट करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, आप लोग बताइए कि किस हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में डेविएट करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको ये एडजस्ट करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है इसमें से। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो है दैट इज सी, राइट इन दी नॉर्दर्न डायरेक्शन। ठीक है, आइए देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। यहां पर तो बेसिकली एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन अगर आपने अपनी बेसिक जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th है जो हमने पूरे के पूरे कोर्स में कवर की हुई है, अगर उसमें आप देखेंगे तो ये लाइन ऐसी ही लिखी हुई है एज इट इज कि द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड towards the right direction in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। बस इतना ही लिखा गया है। ठीक है, अब इसके पास, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस लाइन को एज इट इज रट ले कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में मूव करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट डायरेक्शन मूव करती है। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको समझें। ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ इसको कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए ये अर्थ है, सपोज करिए, पहली चीज हम इस अर्थ को ऐसे देखेंगे। पहले हम इस अर्थ को देख रहे हैं फ्रंट व्यू में। ठीक है, ये इसका बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूं दिस इज योर फ्रंट व्यू।
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक, और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब देखिए आपको पता है कि जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, अर्थ रोटेट्स इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी कि अर्थ जो है वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब देखिए जो इक्वेटर है वो हमें पता है कि इक्वेटर कैसा होता है, इक्वेटर का टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, और पोल्स का जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली कोल्ड होता है, ठीक। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, हमें एक चीज और पता है कि जो प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, इसीलिए आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लो, ठीक है। पोल्स तक अगर आप ना जाएं, मैं तो कहूंगा कि पोल्स तक अगर आप यहां पर ना जाएं, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी लेयर्स और भी आती हैं, ठीक है, जो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फेरल सेल, हेडली सेल, वो कंसेप्ट अलग है। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है, मतलब जो लो प्रेशर जोन है, उसकी वजह से एक फोर्स होता है दैट इज नोन एज योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो लो की तरफ को लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज आपका, एक तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दिख रहा है आपको, दूसरा आपको ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है कि जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अभी आप ये मत पूछने लग जाइएगा कि ये हमने स्ट्रेट क्यों दिखाया, जबकि अर्थ तो ऐसी टिल्टेड है। आप पहले कंसेप्ट समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वो टिल्ट से इस पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रोटेशन का इफेक्ट है, ठीक। तो देखिए ये नॉर्थ से साउथ की जो एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपको मैंने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन भी बता दी है, दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक। अब जो आपका कोरियोलिस फोर्स लगता है, जो कोरियोलिस फोर्स लगता है वो लगता है आपकी रोटेशन की डायरेक्शन में, आप कह सकते हैं, या फिर इन दोनों डायरेक्शन के पैरेलल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर। तो जो आपका कोरियोलिस फोर्स इसमें लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये लगभग मैं आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखा रहा हूं, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ही लगेगा। दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स। इतनी चीज आप समझ गए कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। और ये सारी की सारी बात मैं कर रहा था अर्थ के फ्रंट व्यू को लेकर, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रंट व्यू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं, इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आगे का पार्ट। अब देखिए ये मैंने ले लिया अर्थ का दूसरा पोर्शन, थोड़ा सा इसको सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप समझ जाएंगे आप लोग, थोड़ा सर्किल नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं अर्थ को देख रहा हूं टॉप व्यू से, ठीक है, टॉप व्यू से। तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब मेरा ईस्ट और वेस्ट किधर होगा, ये मेरा वेस्ट होगा, ये मेरा ईस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा आप खुद देख लीजिए। ये नॉर्थ पोल है तो ये मेरा ईस्ट होगा, ये मेरा वेस्ट होगा। मेरे को पता है कि अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जनरल मुझे पता है, ठीक है। इसको यहां पर थोड़ा सा एक मिनट, ये सेंटर है और ये नॉर्थ पोल है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, अब आप इसमें केस कंसिडर करिए, मैं आपको दो केस यहां पर जो है दोनों समझाऊंगा। पहले मान लीजिए कि एक पर्सन है वो यहां पर है, ठीक है, ये आपका बेसिकली इक्वेटर हो गया, क्योंकि बाहर है तो इक्वेटर हो गया ये, ठीक है। और एक पर्सन जो है वो लगभग यहां पर है, ठीक है, ये, और ये एक बॉल है, ठीक। अब ये वाला जो बाहर वाला पर्सन है ये अंदर वाले की तरफ को क्या कर रहा है कि बॉल फेंक रहा है, ठीक है, इसने क्या करा, इसको बॉल फेंकी, ठीक। साथ के साथ जो अर्थ है वो भी रोटेट कर रही है, तो ये बॉल जो है इस पर दो फोर्स लगेंगे। पहला तो ये जो वेलोसिटी का फोर्स है ये वाला, ठीक, और दूसरा इस तरफ को टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो जो इस बॉल पर इफेक्टिव फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब ये जो व्यक्ति है जो बाहर पेरिफेरी पे था, ठीक है, वो पहुंचेगा सपोज कर लीजिए यहां पर, ठीक है, ये अंदर वाला जो है जो बॉल कैच कर रहा था वो यहां पर पहुंच गया। अब बॉल कहां पर पहुंची होगी, ये आप मुझे बताइए कि बॉल कहां पर पहुंची होगी। बॉल जो है, बॉल पर दो फोर्स है, ठीक है, एक तो टेंजेंशियल फोर्स है जो ये कांस्टेंट ये अर्थ की घूमने की वजह से लग रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और दूसरा जो ये आदमी जो इस पर्सन ने जो बॉल को फेंका है, जो बॉल को वेलोसिटी दी है, उसकी वजह से भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है इन दोनों को जोड़ने वाली, बॉल कहीं यहां पर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पर्सन ने बॉल फेंकी तो अंदर की तरफ थी, लेकिन वो इधर पहुंच गई, यानी कि बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में टर्न हो गई, समझ पाए। तो यानी कि इस पर्सन के, अब जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको बोला जाएगा सोर्स, ठीक है। और ये बॉल जो है इसके रिस्पेक्ट में चली गई इधर को, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सोर्स है तो इससे इधर को चली गई। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, राइट,
राइट साइड हुई है, राइट हैंड साइड इसका सोर्स से, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप सिमिलरली बॉल को अंदर से बाहर को फेंकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप बॉल को अंदर से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर वाले से इधर को टर्न होगी। सपोज करिए यहां पर से आपने इधर को बॉल फेंकी है, ठीक है, तो ये जो बॉल है वो इसके राइट में टर्न होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा यही होता है, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में ले लेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, कि बॉल दोनों ही केस में अगर आप बात करेंगे तो वो राइट से सोर्स जो है उससे लेफ्ट मूव करेगी, ठीक है। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। आपने एक झूला होता है, एक स्विंग होता है, दैट इज नोन एज योर मैरी गो राउंड, ठीक है। उसमें भी सेम यही कंसेप्ट होता है कि अगर कोई पर्सन जो है, दो लोग हैं, अगर एक बीच में बैठा है, एक बाहर पेरिफेरी में बैठा है, मैरी गो राउंड घूम रहा है, अगर वो बॉल एक दूसरे को फेंकते हैं तो वो बॉल जनरली क्या होता है कि एक दूसरे को कैच नहीं कर पाते, वो बॉल डायरेक्शन वाइज मूव करती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू दैट है। अब इसके लिए मैंने आपको यहां पर समझाया है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसका जो एक डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, जो डिटेल्ड वीडियो है, मैं कहूंगा कि चैप्टर 10 जो है हमारा, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 10 का जो पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, वो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा और ज्यादा डिस्कशन किया गया है, मतलब डिस्कशन बेसिक यही है लेकिन और ज्यादा डिस्कशन वहां पर किया गया है। वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर का कंसेप्ट भी पूरा का पूरा समझाया गया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 10 पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स को ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का क्या है, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। पहला है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। और तीसरा दिया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी अदर फैक्टर्स। और चौथा है कि टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जवाब बताएंगे आप लोग इसका। पहले आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। अगर आपको वो पता है फिर टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन क्या है तो आप बता सकते हैं इसका जवाब। देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होगी। अब पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन कंटेन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ पाए स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए तो मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। देखिए जो एयर होती है उसमें क्या है कि किसी भी टेम्परेचर पर, सपोज कर लीजिए आपकी जो एयर है, ठीक है, एयर है मान लीजिए एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस एयर की इस टेम्परेचर पे यानी कि एयर की एट 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वाटर होल्ड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, ठीक है, कि अगर इतना अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो उसको होल्ड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अदरवाइज क्या होगा, अगर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका कह सकते हैं कि वाटर वेपर बढ़ा उस एयर में, मतलब अमाउंट बढ़ी, तो वो फिर एयर हो जाएगी सैचुरेट, ठीक है, और सैचुरेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर उसमें एटमॉस्फेयर, अगर उसमें वाटर वेपर और बढ़ता जाएगा, ह्यूमिडिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी, ठीक है। दैट इज हाउ द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये आप समझ के चलिए कि जो एयर है उसका हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मैक्सिमम अमाउंट कैरी करने की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी, वो फिक्स है, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज है, मतलब ये तो मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूं, ये फिक्स है कि 20 डिग्री पर इतना कैरी कर सकती है, 25 डिग्री पर इतना कैरी कर सकती है, 30 डिग्री पर इतना कैरी कर सकती है, ऐसे करके, ठीक। लेकिन वो एक्चुअली कितना कैरी कर रही है, एक्चुअली कितना कैरी कर रही है वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो ये रेशियो है यानी कि एक्चुअल वाटर वेपर कितना है अपॉन जो मैक्सिमम जितना वो कैरी कर सकती है, दिस इज गिवन बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये एक्चुअल जो है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है कि इस समय मान लीजिए एयर में 20 डिग्री है, ठीक है, तो इस पर कितना एक्चुअल में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के 30 डिग्री कर देता हूं तो जो एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ये मैक्सिमम अमाउंट है ये
फिक्स है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो जो ये मैक्सिमम वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है एयर की, ये भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ये जो नीचे का पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक्चुअल पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर आपका जो है वो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर आपका जो है वो बढ़ रहा है। तो आपका ओवरऑल जो फ्रैक्शन है, जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब तक आपको एक्चुअल के बारे में कुछ ना बताया जाए तो यही रहेगा। और वैसे भी एक्चुअल का मैं आपको बता रहा हूं, इस पर कोई फर्क एज सच नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वाटर वेपर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एयर में से नहीं होना है। समझ पाए आप बात को? ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की वो बढ़ती है, और उसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है हमारा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है या जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये भी, थोड़ा सा लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी समझने में। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन विद कॉयपन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। ठीक है, कॉयपन्स स्कीम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स की, उसने 4 पार्ट में क्लाइमेट्स को डिवाइड किया हुआ है, ABCD। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कीम है वो के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, देखिए पहला दिया हुआ है कि फॉर ए टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट्स के लिए जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर की वो हाई है, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। दूसरा दिया गया है फॉर बी टाइप ऑफ क्लाइमेट द रेनफॉल इज वेरी लो, यानी कि जो बी टाइप के क्लाइमेट होते हैं वहां पर बारिश जो है, रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, वेरी लो। तीसरा दिया गया है कि सी टाइप के क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वार्म समर्स होते हैं, माने गर्मियां जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियां जो है वो माइल्ड होती है, यानी कि चिल्ड सर्दियां नहीं होती, बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो नहीं पड़ती। ठीक है, और जो डी टाइप का क्लाइमेट है वो पाया जाता है इन दी लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स को लेकर यहां पर बात की गई है। ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइमेट, कॉयपन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, A, B, C और D। ठीक है, देखिए सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ ये 2 और 3 स्टेटमेंट जो है ये सही है, 1 और 4 गलत है। तो 4 वाली स्टेटमेंट को तो मैं आपको बताऊं, आप वैसे भी गलत कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो। यहां पर दिया गया है कि डी टाइप क्लाइमेट अकर्स इन दी लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको अगर वर्ल्ड के मैप का आइडिया है, ठीक है, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का आइडिया है, तो आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा, ठीक है, वहां पर लैंड कम है। ठीक है, लैंड एरिया जो है, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, जो लैंड का एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा वाटर बॉडीज का एरिया जो है वो ज्यादा है। तो चौथा स्टेटमेंट तो आप वैसे भी अगर इतना पता है आपको तो काट सकते हैं, और चौथा स्टेटमेंट अगर आपने काटा तो आपके ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि तीसरा तो सही है ही है, अब आपको पहले और दूसरे के बारे में लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, यानी कि 50% आपके जो कह सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक तरीके से ये 50-50 का जो ऑप्शन होता है, जो KBC में पहले से आता था एक लाइफलाइन 50-50, वो इस तरीके से यहाँ पर एक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप करेक्ट आंसर तक इसके थ्रू नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या लिया गया है यहाँ पर। देखिए, ग्रुप ए जो क्लाइमेट्स हैं वो है आपके ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन में। इनमें जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन में दिया गया था कि इट वेरी हाई, तो इसलिए वो गलत है। और जो एनुअल रेनफॉल है वो ज्यादा होती है। अब आपको ट्रॉपिकल रीजन पता है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल एरियाज में आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग एक सा रहता है, तो जो उनका जो रेंज है, यानी कि लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की जो रेंज है वो कम होती है। और इस रीजन में आपको पता है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल आपको पता है कि यहां पर जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा है ग्रुप बी क्लाइमेट्स, ये होते हैं ड्राई क्लाइमेट्स, यहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए इनको ड्राई क्लाइमेट्स बोला जाता है, और विच इज इनएडिक्वेट फॉर प्लांट ग्रोथ। अब बारिश कम होती है तो वहां पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी कम होती है। ठीक,
तीसरा है ग्रुप सी क्लाइमेट्स। ग्रुप सी क्लाइमेट्स क्या है? आपके वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठीक है। यहां पर होता है वार्म समर्स, यानी कि गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती है, और विंटर जो होती है वो माइल्ड होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी यहां पर नहीं पड़ती, ठीक है। और चौथा है दैट इज योर ग्रुप डी क्लाइमेट्स। यहां पर क्या होता है? अकर इन दी लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। मैं फिर से आपको एक चैप्टर का यहां पर रेफरेंस दूंगा, चैप्टर 12 है ये, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट चैप्टर 12 पार्ट 1, ठीक है। इसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको नीचे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहां से जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चैप्टर 12 पार्ट 1 में हमने वर्ल्ड क्लाइमेट में इन जितने भी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स यहां पर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स स्कीम, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हर टाइप ऑफ जो हर टाइप है उसका भी अभी क्लासिफिकेशन हमने देखा है। जैसे ए टाइप है तो ए का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, AF, AW, AM ऐसे करके, ठीक है। और उसमें कौन सा क्लाइमेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस रीजन ऑफ द वर्ल्ड में वो पाया जाता है, क्या उसकी मेजर वेजिटेशन वहां पर उगती है, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस बहुत डिटेल में की हुई है, ठीक है। तो वो यहां पर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो आधा घंटा उसी को डिस्कस करने में लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिस लोगों को भी पढ़ने की इच्छा है, जो भी और इस पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल और डिस्कशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कमेंट है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया का यूज तो कर ही सकते हैं, और साथ ही अगर कोई और बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, इंस्टाग्राम का हैंडल भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीजों का अपडेट जो है वो हम आपको वहां पर दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारी योजना मैगजीन होती है एक, ये आप लोगों को शायद पता है, जो हमारी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो योजना मैगजीन जो है आपकी मई 2020 का जो एडिशन है, इंपॉर्टेंट एडिशन आया हुआ है इस बार। थोड़ा सा कोविड को लेकर बातें उसमें की गई है, हमारे हेल्थ सेक्टर को लेकर बात की गई है, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि उसमें जो चीजें दी गई हैं कि किस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, AI का यूज कर रहे हैं हम लोग हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, और IoT वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो वो जो एडिशन है वो आपका हो सकता है कि उसमें जो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में, मतलब मेंस के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये बुक अभी सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ये बुक हम आपको दे रहे हैं सिर्फ ₹1 में, ठीक है, ₹1। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया हुआ है। ₹1 में आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, सीधे आपको क्लिक करके ₹1 पे करना है और उसके बाद वो बुक आपको इंस्टेंटली डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो जाके आप इसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे कल के दिन में फिर से 5 क्वेश्चंस लेके, और अब हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आपको चीजें जरूर पसंद आएंगी। तो प्लीज लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल के दिन में नए क्वेश्चंस के साथ 5। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।